नमस्कार, मैं आशा विभाकर खुला आकाश के मंच से आप सभी दर्शकों का बहुत और दर्शकों, किसी भी महिला के जीवन में मासिक धर्म का आना बेहद ही जरूरी होता है, क्योंकि यही वह प्रक्रिया है जो एक महिला को मां बनने का सौभाग्य प्रदान करती है। तो जिस तरह से एक महिला के जीवन में मासिक धर्म का आना बेहद ही जरूरी होता है, ठीक उसी तरह से मेनोपॉज का होना भी बेहद ही जरूरी होता है। दर्शकों, मेनोपॉज को हिंदी में रज्जो निवृत्ति भी कहते हैं। इस दौरान महिलाओं के शरीर की मासिक धर्म की जो प्रक्रिया है वह बिल्कुल रुक जाती है। मेनोपॉज में मेनो का अर्थ महीना और पॉज का अर्थ होता है विराम लग जाना, यानी इस प्रक्रिया के दौरान मासिक धर्म पर पूरी तरह से विराम लग जाता है। अगर देखा जाए दर्शकों, तो यह एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे हर 45 से 50 वर्ष की महिलाओं को गुजरना पड़ता है। लेकिन कई बार इस दौरान महिलाओं में कई शारीरिक परिवर्तन या मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। तो आज खुला आकाश के मंच पर बातें होंगी मेनोपॉज के दौरान होने वाली कठिनाइयों के बारे में, साथ ही साथ इस दौरान महिलाओं में किस तरह के शारीरिक बदलाव देखने को मिलते हैं, क्या क्या परेशानियां होती हैं, किस तरह से उन परेशानियों और उन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस दौरान परिवार का सपोर्ट कितना आवश्यक है। जी हाँ दर्शकों, और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे कार्यक्रम में मेहमान के रूप में आमंत्रित हैं डॉक्टर रानू सिंह, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं पीएमसीएच में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन मैम खुला आकाश के मंच पर। नमस्कार आपको भी और खुला आकाश के दर्शकों को भी। जी, और आज हम डॉक्टर रानू महिलाओं से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि मेनोपॉज क्या है और यह क्यों होता है, इसे थोड़ा स्पष्ट करें आप। देखिए, जैसा अभी तुरंत आपने कहा कि जैसे महिला में मासिक स्राव का होना जरूरी है, मासिक धर्म का आना जरूरी है, वैसे ही मेनोपॉज की भी अति आवश्यकता है। तो मेनोपॉज एक अवस्था है, यह एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि महिलाओं में करीब 48 से 52 साल की अवस्था के बीच में आती है। हमारे देश में एवरेज एज जो इसका है वो 49 इयर्स है। इसमें महिला के मासिक धर्म का रुक जाना करीब 1 साल तक, यानी कि 12 महीने अगर किसी महिला का मासिक धर्म नहीं आता है तो हम उसे मेनोपॉज की संज्ञा देते हैं। जी, 12 महीने। 12 महीने जी। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि मासिक धर्म रुका और 6 महीने के बाद फिर आ जाता है, तो इसे हम मेनोपॉज नहीं कहेंगे। मेनोपॉज की फिजियोलॉजिकल प्रक्रिया के लिए 1 साल तक मासिक स्राव का रुकना आवश्यक है। जी, यही हमारा मेनोपॉज कहलाता है। मैंने आपको उम्र के बारे में बताया ही कि 48 to 52 हमारे देश में मेनोपॉज की उम्र होती है। 49 इयर्स एवरेज उम्र है जिसमें कि मेनोपॉज होता है। कितना जरूरी है मैम ये मेनोपॉज? तो एक आवश्यकता है। देखिए, जब हमारा जो अंडाशय है जिसको हम ओवरी कहते हैं, ये काम करता है रिप्रोडक्टिव लाइफ में, जिसमें कि मासिक स्राव होता है, बच्चे होते हैं, तो इनकी भी कैपेसिटी है। जब इनका काम कर मतलब इनकी एक्टिविटी धीरे धीरे कम होने लगती है। जब इनकी एक्टिविटी कम होने लगती है तो उसके पहले की अवस्था पेरीमेनोपॉज है। इस दौरान अंडाशय जो है वो अपना काम करना शिथिल होता जाता है और एक स्थिति आती है जब अंडाशय अपना काम करना एकदम बंद कर देता है, और ये एडजस्टमेंट जो है जहाँ पर ये प्रक्रिया रुकती है वो मेनोपॉज कहलाता है। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर रानू भी बता रही हैं, यानी मेनोपॉज जो होता है इस दौरान मासिक धर्म रुक जाता है और प्रजनन क्षमता जो है, यानी माँ बनने की जो क्षमता है वह बिल्कुल समाप्त हो जाती है। एक बात स्पष्ट कर दूं कि यह कोई बीमारी नहीं है, बस यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रक्रिया है, जिससे उम्र के एक पड़ाव पर पहुंचने के बाद हर महिला को गुजरना पड़ता है। हाँ, कुछ परेशानियां आती हैं जिसके लिए ध्यान रखने की आवश्यकता है, सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, और इस दौरान अगर कोई समस्या होती है तो आप अपने डॉक्टर से या स्त्री रोग विशेषज्ञ से संपर्क कर सकती हैं। जी हाँ, और इसके जहाँ तक मुझे पता है, अभी आपने पेरीमेनोपॉज की भी चर्चा की, 3 चरण इसके होते हैं, 3 स्टेज होते हैं, तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा उस अंतर को स्पष्ट कर दें आप। ये जो मेनोपॉज है,
मेनोपॉज की उम्र मैंने बताया आपको कि 49 इयर्स एवरेज है। उसके 2-3 साल पहले से ये पेरी मेनोपॉज की अवस्था शुरू हो जाती है। मतलब कि ओवरी का, अंडाशय का कार्य करना थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है, एक्टिविटी कम होने लगती है, जिसके कारण ढेर सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में होने लगते हैं। जैसे 2 इम्पॉर्टेंट हार्मोन है महिला के शरीर का, जिसको हम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के नाम से जानते हैं। तो इसमें मेनली ईस्ट्रोजन की डिफिशियंसी होती है और प्रोजेस्टेरोन का भी बनना बहुत कम हो जाता है और डिफिशियंसी हो जाती है जी। तो ये पेरी मेनोपॉज के दौरान शुरू हो जाता है। इसी डिफिशियंसी के चलते मासिक धर्म की अनियमितताएं पेरी मेनोपॉज के समय से ही शुरू हो जाती है। अब आया मेनोपॉज, जब एक्टिविटी अंडाशय का कम हो गया और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एकदम कम हो गया तो मेनोपॉज हो जाता है। मेनोपॉज के दौरान अभी आप आगे पूछेंगे भी और मैं आपको बताऊंगी भी, ढेर सारी समस्याएं आती हैं। और मेनोपॉज के 1 से 2 साल के अंदर पोस्ट मेनोपॉजल अवस्था है, जिसमें कि यूजुअली सब कुछ सेटल कर जाता है। लेकिन अगर वो सेटल नहीं करता या कुछ कठिनाइयाँ होती हैं तो उसे हमें ट्रीट करना पड़ता है। तो इस 3 चरण से गुजरना पड़ता है, पेरी मेनोपॉज, मेनोपॉज एंड पोस्ट मेनोपॉज। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से आपने हमारे दर्शकों को यह जानकारी दी। तो दर्शकों, और ख़ास करके यदि महिलाएं इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं तो निश्चित रूप से उन्हें आज बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो इसके 3 स्टेज होते हैं। मेनोपॉज से पहले पेरी मेनोपॉज होता है। इस दौरान कुछ परेशानियां आती हैं। लगभग 3 से 5 साल पहले यह स्थिति बनती है। इसके बाद मासिक धर्म जो है वह रुकने के चरण में प्रवेश करता है और फिर पोस्ट मेनोपॉज की स्थिति आती है, जिसकी चर्चा अभी डॉक्टर रानू कर रही थी। तो डॉक्टर रानू, इस दौरान क्या क्या लक्षण, क्या क्या समस्याएं, क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं महिलाओं में? देखिए, ये सारे जो बदलाव हैं ये शुरू हो जाते हैं पेरी मेनोपॉज से। जैसे आपने कहा कि 2 से 3 साल या 4 साल पहले से पेरी मेनोपॉज की स्थिति बनती है। किसी किसी में पेरी मेनोपॉज थोड़ा पहले भी हो सकता है, जिसके बारे में हम आगे बातें करेंगे। तो जैसे अंडाशय की एक्टिविटी कम होती है तो क्या होता है कि जिसके चलते प्रोजेस्टेरोन का बनना कम हो जाता है और इसके साथ ही प्रोजेस्टेरोन का बनना कम हो जाता है, ओव्यूलेशन नहीं होता या कम होता है, इसलिए फर्टिलिटी भी घटने लगती है, क्योंकि वहाँ तो एनओव्यूलेटरी साइकिल हो रहा है। गर्भाशय जो है, अंडाशय जो है वो ओव्यूलेशन करा ही नहीं पा रहा है या बहुत दिनों के बाद एक बार करा पा रहा है, तो फर्टिलिटी भी महिलाओं की कम हो जाती है। जब ये स्थिति एक सामंजस्य स्थापित हो जाता है अंडाशय के कार्य का और प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन की डिफिशियंसी का, तो मेनोपॉज होता है। मेनोपॉज होता है तो उसके बाद तो फिर जब 12 महीने का ये हो जाता है तो महिलाएं कंसीव नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ओव्यूलेशन तो होता ही नहीं है और मासिक स्राव भी नहीं होता है। लेकिन इस 1 साल के अंतर्गत महिलाएं ये ना सोचें कि 3 महीने मेरे रुक गए हैं तो मैं अब कंसीव नहीं कर सकती हूँ। बीच बीच में जब भी हार्मोन का ऊपर नीचे होगा तो महिलाएं कंसीव भी कर सकती हैं। इसलिए इस समय उनका कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना बहुत आवश्यक है और इसके बारे में वो सजग रहें। यानी कि यदि मासिक धर्म कुछ महीने तक ना आए तो एक टेस्ट भी करा लेना चाहिए, क्योंकि कई बार गर्भवती होने का डर बना रहता है। हाँ, अगर मासिक धर्म 3 महीने तक नहीं आया तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट तो अवश्य ही करा लें, अगर आप कंट्रासेप्शन यूज नहीं कर रहे हैं तो जी बिल्कुल। या अगर फेल्योर की स्थिति बनती है कभी कभी कंट्रासेप्शन में, तो वैसी स्थिति में भी आप करा सकते हो। और जब आपका 1 साल हो गया है तो भी कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें हम अच्छी तरह से, पूरी तरह से कह सकते हैं कि महिला को मेनोपॉज हुआ या नहीं हुआ है। उसमें कुछ हार्मोन्स हैं जैसे FSH है, LH है, उनका रेशियो है, वो देख के हम बता देते हैं अब ये महिला एकदम से मेनोपॉज में पहुंच गई है। समस्याएं भी थोड़ा बताएं कि क्या क्या लक्षण दिखते हैं, ऐसी कौन कौन सी परेशानियां दिखती हैं महिलाओं में? देखिए, सबसे ज़्यादा जो समस्या दिखती है जो पेरीमेनोपॉज से ही शुरू होता है वो है मासिक धर्म की अनियमितताएं। अनियमितताओं में बहुत सारा चीज़ आता है, जैसे सबसे पहले तो मासिक स्राव का बढ़ जाना,
अगर मान लीजिए आपका 4 दिन मासिक स्राव रह रहा था तो 7 दिन रह सकता है। कभी कभी स्कैंटी मेंसेस भी हो सकते हैं, यानी कि मासिक धर्म कम हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 साइकिल के बीच में इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी हो सकता है। तो इन सारी अवस्थाओं को देखना पड़ेगा कि ये फिजियोलॉजिकल ही है या पैथोलॉजिकल हो रहा है। तो मासिक धर्म की अनियमितता सबसे पहला इनका मतलब मेनोपॉज का या पेरीमेनोपॉज का सिम्टम है। इसके बाद जो है ढेर सारी समस्याएं आ सकती हैं, जैसे महिला इरिटेबल हो जा सकती है, हेडेक हो सकता है। एक हॉट फ्लसेस का नाम आपने सुना होगा, जो कि महिलाएं कंप्लेन करती हैं, खास करके रात के समय में हॉट फ्लसेस और स्वेटिंग का कंप्लेन, पसीने आ जाना, पसीने आ जाना, उससे घबरा जाती हैं, पता नहीं मुझे हार्ट अटैक हुआ या क्या हुआ। तो ये मेनोपॉज का सिम्टम है। और इसके अलावे हेडेक होना, इरिटेबल होना, भूख नहीं लगना, मूड चेंजेज, मूड स्विंग, ये सारी चीज़ें महिला को हो सकती हैं, जो कि इमीडिएट पेरीमेनोपॉजल या मेनोपॉजल के सिम्टम्स हैं। लेकिन आगे लेट मेनोपॉज का भी बहुत सारा फीचर्स है, जैसे महिला को बार बार पेशाब आना, डिस्यूरिया होना, सेक्स में कोई रुचि नहीं होना, सेक्स हार्मोन्स का घट जाना, और इसके साथ साथ जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो है बोन हेल्थ। मतलब कि हड्डी की बीमारी पोस्ट मेनोपॉजल हमारी महिलाओं में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इसमें आर्थराइटिस आ सकता है, आपको ऑस्टियोपेनिया होता है, मतलब कि ऑस्टियोपोरोसिस के पहले का स्टेज है, जिसमें कि बोन मास घटता जाता है, तब हम इसे ऑस्टियोपेनिया कहते हैं। और जब बहुत ज़्यादा घट जाता है और फ्रैक्चर जैसी स्थिति आती है तो उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो इन सारी इसमें होता क्या है, मतलब देखिए ऐसे भी थोड़ा लॉस तो बोन का होता है, लेकिन वो फिर जितना लॉस होता है उतना ही करीब करीब बन भी जाता है। लेकिन मेनोपॉज वाली स्थिति में लॉस बहुत ज़्यादा होता है और उस हिसाब से रिप्लेसमेंट बोन का नहीं होता है। इसलिए इतना सारा बोन हेल्थ या हड्डी की बीमारी, कभी कभी स्पाइंस में भी प्रॉब्लम लेके आती हैं, बैकएक लेके आती हैं। तो ये तो हुआ आपका बोन हेल्थ। दूसरा, जैसे मैंने दिल की बीमारी के लिए कहा, हार्ट की बीमारी, जब तक महिला का एस्ट्रोजन लेवल ठीक रहता है तब तक पुरुषों की तुलना में हार्ट की बीमारियां कम होती हैं। लेकिन जब मेनोपॉज की स्थिति हो जाती है तो दोनों का जो रेशियो है सो बराबर हो जाता है हार्ट की बीमारी का। तो इसमें हाइपरटेंशन का होना, एथेरोस्क्लेरोसिस का होना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का होना, अब सुनेंगे हार्ट अटैक हो गया उनको। तो ये सारी स्थिति देखने को मिलती है। जी हाँ। इसके अलावे जो है सो थायराइड की बीमारी भी हो सकती है, डायबिटीज़ भी प्रेसिपिटेट कर जाता है, ग्लूकोमा जो आँख की बीमारी है या मैक्युलर डिजेनरेशन, ये सब भी ज़्यादा हो जाता है। स्ट्रोक का भी ज़्यादा इंसिडेंस महिलाओं में मिलता है। और सेक्स हार्मोन्स के घट जाने के कारण मतलब लिबिडो यानी कि सेक्स डिज़ायर का नहीं होना भी देखा गया है। और चूँकि ये हार्मोन घट जाता है तो जिसके चलते योनि में स्राव नहीं होता, मतलब वेजाइनल ये नहीं, सिक्रीशंस नहीं होते, जिसके चलते उनका टोन ख़त्म हो जाता है। और डिस्पेरियोनिया मतलब कि संभोग में कष्ट होना। जी, इस पे और भी बातें करूंगी। हाँ। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जैसा कि अभी डॉक्टर अनु ही बता रही थी, कि यदि आपकी उम्र 50 के करीब है और आप में चिड़चिड़ापन है, डिप्रेशन है, तनाव है, सिर में दर्द है, थकान महसूस करते हैं, तो समझ जाइए कि आप मेनोपॉज के बेहद करीब हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ सावधानियां बरतने की सलाह, जैसा कि डॉक्टर अनु भी दे रही हैं, उस पे अमल करें और अपने दिनचर्या पे बिल्कुल काम करें, सही दिनचर्या रखें, खान पान का ध्यान रखें। इसके बारे में भी मैं डॉक्टर अनु से बहुत सारी बातें करूँगी। और डॉक्टर अनु, अभी आपने कहा सेक्स हार्मोन के बारे में कहा, तो बहुत सारी महिलाएँ झिझकती भी हैं, बात करने से घबराती हैं, नहीं बोल पाती हैं, कई बार डॉक्टर के सामने भी नहीं बोल पाती हैं, यानी कि कहीं ना कहीं सेक्स लाइफ भी प्रभावित होता है इससे। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? उसमें हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि इनका हार्मोन मतलब किस स्थिति में ये है। कभी कभी तो फिजियोलॉजिकल होता है, तो जो हम लोग लोकल ट्रीटमेंट करते हैं उससे ही स्थिति सामान्य सी हो जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा है तो हमें ओरल ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। अच्छा। और सबसे ज़्यादा काउंसलिंग का रोल है।
काउंसलिंग से हम इस पति पत्नी दोनों पत्नी दोनों का जी। काउंसलिंग से हम इनको सामान्य बना सकते हैं। जी, तो दर्शकों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मेनोपॉज के बाद जो सेक्स लाइफ है वह प्रभावित होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्थिति को बेहतर नहीं बनाया जा सकता है। अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, डॉक्टर की सलाह के अनुसार चलें, और सबसे बड़ी बात बहुत ज़रूरी है कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे का मानसिक रूप से सपोर्ट करें, तभी जाकर स्थिति काफ़ी हद तक संभल सकती है। जी हाँ। और डॉक्टर रानू, यदि बात करें अपने देश की, तो भारत में ऐसा देखा जाता है कि मेनोपॉज की जो उम्र है हर महिला में अलग अलग होती है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, जैसे आप एवरेज एज की तो बात हो गई, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ महिलाओं में 50 साल के बाद भी मासिक होता रहता है। बिल्कुल। तो एक तो ये सामान्य हो सकता है। मान लीजिए अगर महिला की खान पान बहुत अच्छी है, मतलब उनका न्यूट्रिशन अच्छा है, उनके हेल्थ की अवस्था अच्छी है, तो 50 साल के बाद भी 1-2 साल तक उनका मासिक हो सकता है। ये बिल्कुल सामान्य सी अवस्था है। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें कि 50 साल के बाद मासिक हो सकता है, जिसमें फाइब्रॉइड का नाम आपने सुना होगा। जी, बिल्कुल। एक बेनाइन ट्यूमर है। और इसके अलावा कुछ महिलाएं हैं जिनमें कि हाई रिस्क होती हैं वो एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए। मतलब गर्भाशय का एक कैंसर होता है जिसको हम एंडोमेट्रियम का कैंसर कहते हैं। वैसी स्थिति में भी ये प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो अब तो हमें ये फ़र्क करना होगा कि अगर प्रोलॉन्ग हुआ तो ये नॉर्मल है या किसी बीमारी के चलते, वो हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये तो हुई बात जिन महिलाओं में 50 साल के बाद भी मासिक हो रही है। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनमें मासिक 40 साल के नीचे ही बंद हो जाता है। यही मैं पूछने वाली थी आपसे। जी। तो उसमें 40 साल के नीचे ही बंद हो जाता है। तो ऐसी भी बहुत सारी स्थितियां हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं सामान्य से ही चलूंगी। जैसे अगर किन्हीं का फैमिली हिस्ट्री है, मतलब जिसको आप कह सकते हैं जेनेटिक, अगर उनकी माँ को 40 साल में हुआ है, उनकी बहन को हुआ है, या उनके फैमिली में ये चलता आ रहा है, तो वैसी स्थिति में ये बिल्कुल सामान्य है। सिर्फ ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अगर 40 साल में से नीचे उनका मासिक धर्म रुक गया है तो क्या क्या करना होगा। एक तो ये स्थिति बनती है। दूसरी, आजकल, पहले तो हम लोग अपने देश में ज़्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन अभी तो स्मोकिंग महिलाएं भी करती हैं। तो जो महिला धूम्रपान करती है उसमें भी समय से 3-4 साल पूर्व देखा गया है कि मेनोपॉज हो सकता है। इसके अलावे कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें कि हमें गर्भाशय को निकालना पड़ता है, अंडाशय को निकालना पड़ता है। वैसी स्थिति में भी समय के पूर्व मासिक रुक जाएगा, जिसको हम लोग सर्जिकल मेनोपॉज की संज्ञा देते हैं कि अगर हमने निकाल दिया यूट्रस और अंडाशय को तो उनका मासिक धर्म बंद हो जाएगा। और इसके अलावे कुछ कैंसर्स हैं जिसमें कि कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी देना पड़ता है, जिसके चलते भी उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है ओवरी का, और उस महिला में भी मेनोपॉज 40 के नीचे हो सकता है। तो ये सारी स्थितियां हैं जिसमें सामान्य में कब बंद होगा और असामान्य में कब बंद होगा। तो ये हमारे चिकित्सकों को और हमारे महिलाओं को मिलते रहना होगा और पता करना होगा कि उनकी ये स्थिति सामान्य है या असामान्य है। ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने डॉक्टर रानू। लेकिन यहाँ एक चीज़ और समझना चाहूँगी कि यदि 40 से पहले या किसी बीमारी की वजह से गर्भाशय को निकालना पड़े या अंडाशय को निकालना पड़े तो क्या शरीर पर कोई बुरा प्रभाव भी पड़ता है? और इस दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, किसी चीज़ को अगर आप नेचर के अगेंस्ट जाएंगे तो सावधानी तो रखनी ही पड़ेगी। लेकिन आप तो तभी गर्भाशय या अंडाशय निकालते हैं जब उसकी अति आवश्यकता होती है। निकालना वैसे ही चाहिए जब उसकी आवश्यकता है। आवश्यकता अनुसार हमने निकाल दिया। अब तो मुझे तो देखना पड़ेगा कि इस महिला की उम्र कितनी है और कब तक इनको हम सपोर्ट देना है हमको। उस हिसाब से उनको अपनी महिला डॉक्टर या जिस भी चिकित्सक से वो दिखा रहे हैं उनसे समय समय पर मिलते रहना होगा, जिससे कि उनका बोन कमज़ोर नहीं हो, उनमें हार्ट की बीमारी जल्दी प्रेसिपिटेट नहीं हो, या उनमें जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आते हैं वो सब नहीं हो। तो इसके लिए उनको अपने चिकित्सक से सलाह लेते रहना होगा। और प्रिवेंटिव भी उसका है और क्यूरेटिव भी है। प्रिवेंशन के लिए भी कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं और क्योर करने के लिए भी कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं।
जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर अनु आपने दी है। तो दर्शकों, यदि उम्र से पहले यानी 40 से पहले ऐसी स्थिति बनती है और मासिक धर्म रुक जाता है या फिर किसी बीमारी की वजह से गर्भाशय या अंडाशय को निकालना पड़ता है, तो इस दौरान बहुत सावधानियां बरतने की आवश्यकता पड़ती है। आप अपने डॉक्टर के साथ लगातार संपर्क में रहें तो काफ़ी हद तक अन्य बीमारियों से, जैसा कि डॉक्टर अनु ने भी कहा कि हृदय रोग का खतरा हो सकता है या हड्डियां कमज़ोर पड़ सकती हैं, तो इन बीमारियों से आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है सावधानी रखना। जी, और डॉक्टर अनु, क्या खान पान पर भी कोई प्रभाव पड़ता है इस दौरान या कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है? देखिए, एज सच अगर आप कहेंगे तो मेनोपॉज से खान पान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये स्थिति चूंकि फिजियोलॉजिकल स्थिति है, इसमें खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मतलब कि बैलेंस डाइट, हाई प्रोटीन, कैल्शियम, हाई कैल्शियम, मिनरल्स और विटामिन्स के प्रचुर मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए। और लाइफस्टाइल को चेंज करना, यहाँ पे मैं एक बार जोड़ना चाहूँगी, बहुत ज़रूरी है। अगर कोई महिला एक्सरसाइज नहीं भी कर रही है तो यहाँ पर सप्ताह में कम से कम 3 दिन वो एक्सरसाइज ज़रूर करें। अगर वो वॉकिंग कर सकती हैं तो वॉकिंग करें। अगर तरन ताल में तैरना उनको अच्छा लगता है तो वो कर सकती हैं। अगर साइकिलिंग उनको पसंद है तो वो कर सकती हैं। लेकिन ये तो हुआ कि उसके चलते कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने कहा कि महिला में चिड़चिड़ापन हो जाता है, मूड स्विंग होता है, इरिटेबिलिटी होती है, हेडेक होता है। वैसी स्थिति में वो अपने खाने पीने का तो ख्याल नहीं कर सकती हैं। तो परिवार के किसी व्यक्ति को उसके खाने पीने का ख्याल रखना होगा, जब तक कि वो फिजियोलॉजिकल स्थिति से उबर नहीं जाए। कभी कभी देखा गया है कि वो अपने खाने पीने का कुछ भी ख्याल नहीं करते हैं। परिवार का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी। तो जैसा कि डॉक्टर अनु ने भी कहा है कि खान पान का कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अंतर दिखता है, लेकिन चूंकि महिलाएं बहुत परेशान होती हैं, उनमें कई बदलाव देखने को मिलते हैं, बहुत सारी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि परिवार के सदस्य इस दौरान उन पर ध्यान दें, उनके खान पान पर, और अपने खान पान में आप विटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन चीज़ों को शामिल करें। साथ ही साथ बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी दिनचर्या है वह सही हो, नियमित हो, यानी कि टहलना, घूमना, एक्सरसाइज यानी व्यायाम करना और अपने खान पान में उन चीज़ों को शामिल करना जो आपको स्वस्थ रखने के लिए बेहद ही ज़रूरी है। जी हाँ, तो ये सारी सावधानियाँ आपको रखना मेनोपॉज के दौरान बेहद ज़रूरी है, या उम्र के उस पड़ाव पर यदि आप पहुँचते हैं तो बहुत ज़रूरी है। यदि पहले से आप रखते हैं इन बातों का ध्यान तो काफ़ी हद तक समस्याओं से बचा जा सकता है। जी, और डॉक्टर अनु, यदि हम आज से कुछ वर्ष पूर्व चले जाएं, हम अपनी दादी नानी की यदि बात करें तो ऐसी समस्याएं नहीं देखी जाती थी। महिलाओं के साथ हो जाता था, मासिक धर्म बंद हो जाता था, मेनोपॉज हो जाता था और किसी को पता भी नहीं चलता था। लेकिन आजकल महिलाएं बहुत परेशान रहती हैं, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, एक तो बात है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे चलिए। हमारे यहाँ मेनोपॉज के बाद महिलाएं, मतलब अभी हमारा जो एवरेज एज है महिलाओं का 65 ईयर्स है। तो पहले महिलाएं बचती कहाँ थी? तो ये 1/3 जिंदगी अपना मेनोपॉज के बाद गुजार रही हैं। पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम था, 55 ईयर्स मैक्सिमम था। तो मेनोपॉज के होते होते 2-3 साल के अंदर तो महिलाएं रहती ही नहीं थी। तो फिर आपके पास सिम्टम्स लेके कौन आएगा? एक बात तो ये हुई। दूसरी है कि इतना अलर्ट भी नहीं था ना, मतलब अवेयरनेस नहीं था, इतनी जागरूकता नहीं थी लोगों में, जागरूकता नहीं थी। तो वो अगर कुछ होता भी था तो अपने मन में दबा के रह जाती थी। तो अभी जागरूकता भी बढ़ी है। तीसरी, चिकित्सीय सलाह की तो आवश्यकता परिवार वाले समझते ही नहीं थे। समझते थे कि इसकी क्या ज़रूरत है, ये तो न मेरी माँ को हुआ, उनकी माँ को हुआ, उनकी माँ को हुआ, तो किसी को चिकित्सीय सलाह की आवश्यकता। उसी में कुछ लोग जो है गंभीर बीमारी से पीड़ित होकर समय के पूर्व मर भी जाते थे। तो ये तीनों स्थिति बनती है इसी कारण से हमारा। और आजकल महिलाएं कामकाजी भी हैं, तो जीवन भी एक तरह से तनावपूर्ण है। हाँ, तनावपूर्ण भी है, और सेल्फ डिपेंडेंसी जो है वो महिलाओं को जागरूक होने में मदद करता है। सभी चीज़ों में मदद करता है, लेकिन जागरूक होने में ज़्यादा मदद करता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी। तो दर्शकों, जैसा कि यदि बात करें वर्तमान समय की, तो आजकल महिलाएं कामकाजी हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा समय घर से बाहर बीतता है। तो ऐसी परिस्थिति में घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी,
परिवार का देखभाल या काम के बारे में सोचना, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी हद तक प्रभावित करती हैं। और यही कारण है कि महिलाएं जो हैं तनाव में रहती हैं, और इस कारण जब मेनोपॉज की स्थिति आती है तो उनकी स्थिति और भी ख़राब हो जाती है। इसलिए एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि परिवार का सपोर्ट बेहद ही ज़रूरी है। जी, और हम बात कर रहे हैं मेनोपॉज के बारे में। महिलाओं को जानना ज़रूरी है इसके बारे में, ताकि वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लेकिन क्या पुरुषों को भी इसके बारे में जानना चाहिए? देखिए, हमारा जो ये समाज बना हुआ है, हाँ। स्त्री और पुरुष मिलकर इसकी संरचना करते हैं। हाँ। एक धुरी है जिस पे दोनों चलते हैं। हाँ। और अगर महिला किसी फिजियोलॉजिकल कंडीशन से ही गुजर रही है जो कि उसके ब्रेन लेवल तक को अफेक्ट कर रहा है, अगर पुरुष को इसकी पूरी जानकारी होगी तो उनका जगह जगह पर सपोर्ट रहेगा, परिवार में सपोर्ट रहेगा। फिर वो उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक अवस्था है। और अगर मान लीजिए उससे उनसे नहीं होता है तो अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर्गत वो बहुत जगह जाके उनकी भ्रांति को दूर कर सकते हैं। और अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज करा सकते हैं। अगर कोई सिम्टम बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसका इलाज करवा सकते हैं। इसलिए पुरुषों का सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, तो पुरुषों का सपोर्ट बेहद ही ज़रूरी है, और इसलिए भी ज़रूरी है ताकि घर का एक वातावरण भी सही रहे, क्योंकि निश्चित रूप से महिलाएं इस दौरान कई समस्याओं से गुजर रही होती हैं। ऐसे में यदि पुरुषों को हर बात की जानकारी होगी तो घर का वातावरण सही होगा, और पुरुष जो हैं महिलाओं का सपोर्ट करेंगे, उनका साथ देंगे, और इससे कहीं ना कहीं उनका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा, और बहुत सारी समस्याएं आत्मविश्वास के बल पर भी उसे दूर किया जा सकता है। दर्शकों, जी हाँ, और बहुत सारी महिलाओं में डॉक्टर रानू भूलने की भी समस्या देखी जाती है, जिससे कि हम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी कहते हैं। तो क्या ये भी मेनोपॉज से जुड़ा हुआ है? हाँ, ये जो हमारा ईस्ट्रोजन है, जिस हाँ। हार्मोन की हम बार बार बात कर रहे हैं, हाँ। इसके घटने से ये समस्या देखी जाती है। मेनोपॉज के दौरान भूलने की समस्या बहुत ही कॉमन है। इसके अलावा सिर्फ भूलने की समस्या नहीं, अगर हम इसको और बृहत रूप से लें तो एक बीमारी होती है जिसको एल्जाइमर का नाम आपने सुना होगा। जी बिल्कुल। वो भी मेनोपॉज के दौरान या मेनोपॉज के बाद स्पष्ट हो सकता है। तो इसके लिए इलाज की आवश्यकता होती है। और थोड़ा बहुत भूलना और ये करना, ये तो पोस्ट मेनोपॉजल के बाद फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, उसके बाद ये ठीक हो जाता है, और या कम से कम तो ज़रूर हो जाता है। जी, तो जिन लक्षणों की आपने चर्चा की, क्या ये समाप्त हो जाता है तुरंत या फिर लंबे समय तक रहता है? नहीं, ये रह सकता है और इम्प्रूव करता है। जी, तो चलते चलते एक संदेश दे दें आप महिलाओं को। अभी तो हम लोगों ने ढेर सारी बातें की मेनोपॉज पे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हमारा जो मेनोपॉजल सोसाइटी है वो एक दिन रखा गया है जिसमें मेनोपॉज अवेयरनेस प्रोग्राम मनाया जाता है, वो है 18 अक्टूबर। जी, और अगर हम 18 अक्टूबर को नहीं कर सकते हैं तो पूरे अक्टूबर में हम पूरा अवेयरनेस कर सकते हैं। इस बार का थीम है ब्रेन फॉग। अच्छा, तो ब्रेन फॉग क्या है? जो अभी आपने भूलने की बीमारी की बात की, तो ब्रेन फॉग के अंतर्गत ढेर सारी सिम्टम्स आते हैं। मतलब कि ये ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है। जैसे एक साधारण भूलने की बीमारी, महिला रूम में जाती है, उसको पता ही नहीं चलता है कि वो रूम में क्यों आई, उसको याद ही नहीं रहता। तीसरा, उसने कहीं चाबी रखी है तो उसे भूल जाती है कि कहाँ रखा है, बार बार ढूंढती है। ताला बंद करती है तो एक ही ताले को 4 बार बंद करती है। जी, तो कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं अपने आप का ध्यान रखें, इसलिए इस दिवस को मनाया जाता है हर वर्ष, चाहे इस पूरे महीने को मनाया जाता है। पूरे महीने को मनाया जाता है, और महिलाएं उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। मैं तो चाहूँगी कि अक्टूबर के महीने में महिलाएं खुद से आएँ और हमारे साथ मिलकर अवेयरनेस प्रोग्राम मनाएं। जी, तो हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जी, तो दर्शकों, ये थी डॉक्टर रानू सिंह, जो मेनोपॉज के दौरान होने वाली कठिनाइयों के बारे में आपको जानकारी दे रही थी, और साथ ही साथ आप कैसे उनका समाधान कर सकते हैं इसके बारे में भी बता रही थी। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा यह कार्यक्रम? इस पर अपनी राय देने के लिए और अपने ढेर सारे पत्र लिखने के लिए नोट करें हमारा पता है निदेशक DD बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल ID है directorddkpatna@gmail.com। तो आज के अंक में बस इतना ही। खुला आकाश की पूरी टीम को दें अनुमति। नमस्कार।